सबकी जिंदगी में एक दौर आता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे लिए आज वो दिन है, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर एंकर हैं, वो कहीं बेहतर शायर हैं, वो कमाल के एक्टर हैं, अच्छे गायक हैं, फिल्मी दुनिया के वो इंसाइक्लोपीडिया गूगल है जिनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए। एक्टर के तौर पर आप उनको एआई कह सकते हो क्योंकि उन्हें सब किरदार आते हैं। गायन हो, निर्देशन हो, मेजबानी हो या 100 से अधिक फिल्में, उन्हें दर्शकों ने इतना प्यार दिया है। और आज जब मेरे सामने वो बैठे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कैसे हैं अनिल कपूर साहब? नहीं, आप मेरे बारे में ज़्यादा बोल गए हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपका स्वयं का इतना अच्छा नाम है और आपने अपने आप को दूसरों से बेहतर प्रूव किया है और हमें हमेशा करना पड़ता है। जीवन संघर्ष है, इट्स अ फियर्स बैटल, वी हैव टू कम्बैट ईच एंड एवरी डे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड आई एम फाइन। एक 70 साल का आदमी जो हो सकता है वो ठीक है हम लोग। हालांकि मुझे सर ये लग रहा था कि अन्नू कपूर का पॉडकास्ट अगर कोई सबसे अच्छा कर सकता है तो अन्नू कपूर ही कर सकते हैं। लेकिन सचमुच में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक क्या होता है कि हम तो किसी बात के ऊपर बात कर सकते हैं, पर मेरे पास कुछ गप्पबाजी नहीं है। हाँ। मेरे पास इस तरह का कुछ आपको नहीं मिलेगा कि फिल्म इंडस्ट्री की कहानियाँ हैं, कोई कहानियाँ सुनाने के। वो तो आप अगर लीड करेंगे तो याद आ गया तो बात से बात निकली तो हो जाएगी बात। वरना हाँ, आप अगर मुझे बोलें कि सर अभी एआई के ऊपर बोलना है या क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बोलना है या साइकोलॉजी के ऊपर बोलना है, तो फिर मुझे एक थीम मिल जाती है और मुझे आगे बढ़ने का एक मौका आप दे देते हैं कि अच्छा हो जाएगा। बट बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर, क्योंकि हम सब आपकी कहानियां सुनते आए हैं लगातार साल दर साल, चाहे वो रेडियो पर सुनना हो, टीवी पर देखना हो, बड़ा कन्विक्शन होता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि अन्नू कपूर साहब जब कहानियां सुनाते हैं ऐसा लगता है कि बस वो खड़े होकर वहीं देख रहे थे, इतना ब्यूटीफुली वो डिस्क्राइब कर देते हैं। वो जब आप कहानी सुनाते हैं उससे पहले जब कहानी लिखते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं आप, तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक ही किसी चीज़ का नहीं। और पढ़ के करता हूँ मैं जी। लेकिन एक्टिंग तो वही है ना भैया। एक्टिंग क्या है कि आप एक रियल व्यक्ति हैं, मैं आपको एक कैरेक्टर ऑफर करता हूं, तो आपके रियल को अनरियल होना पड़ता है कैरेक्टर में आने के लिए, ठीक है? और उस अनरियल से मैं उम्मीद करता हूं कि वो रियल दिखे। एक्टिंग यही तो है ना, यही एक्टिंग है। ये मेरी परिभाषा है। एक बड़ा अच्छा शेर था सर कि हर चेहरे में होते हैं कई चेहरे, जिसको देखो बार बार देखो। जी। अन्नू कपूर के बड़े चेहरे मैंने देखे हैं, पर है कौन अन्नू कपूर? मोसो कौन कुटिल खलकामी, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है, कहिए श्रीपत स्वामी। समझे ना? ये कि इसका कहने का मतलब यही है, लाख मैं सोचूं कि ज़मी हूँ आसमां हूँ मैं, लेकिन उसे तो पता है कि मैं क्या कुछ नहीं हूँ मैं। तो ऐसा, इसी में मुझे रहने दो, इसी में मेरी बहबूदी है, इसी में मेरी तरक्की है और इसी में मेरा सुख भी है। आपका नाम अनिल कपूर था? जी जी। अनिल कपूर को अन्नू कपूर बना दिया गया। हाँ। कभी लगा कि पहचान बदल गई क्योंकि हीरो बड़ा था उस दौर में? नहीं, वो उसकी वजह से तो वो हीरो था। हीरो तो हीरो ही होता है। अभी दो अनिल कपूर तो नहीं हो सकते थे ना, तो एक सामूहिक ही डिसीजन लिया कि भाई तू अनिल रह जैसा था। और अपनी कंट्री में अनुपम, अनुराग, अनवर, अनुपमा, अनुराधा, इन सब का निकनेम अन्नू हो जाता है। तो मुझे भी घर पे अन्नू ही बोलते थे। मैंने यार नाम में क्या रखा है, अन्नू कपूर कर लो। तो कभी सोचा आपने कि हमारे देश में माँ बाप, मतलब एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, माँ बाप 9 मिनट भी नहीं सोचते नाम रखने के लिए, वही कॉमन नाम रख देते हैं? इसमें मेरे माँ बाप का कुछ लेना देना नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं था। तो मुंबई में आने के बाद हुआ ना मेरा नाम। एनएसडी की डिग्री, दिल्ली की जो डिग्री मिली है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वो अनिल कपूर को मिली है ना। अन्नू कपूर को हैसियत ही नहीं है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था बहुत सारी बातें, तो आपकी माता जी, आपके बारे में एक गरीबी का दौर मैंने देखा। हालांकि आपके परिवार में सब अच्छे लोग थे, सबने अलग अलग क्षेत्र में अच्छा किया। आप एक पैट्रियोटिक फैमिली से आते हैं, पर दादाजी, पूरी हिस्ट्री रही है। लेकिन उस हिस्ट्री पे जाने से पहले
गरीबी समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बारे में जब पढ़ा मैंने तो ये कहीं देखा कि 10वीं के आसपास आपने चाय बेची थी। जी ये सच है? हाँ, पढ़ाई छूट गई थी ना, तो कुछ ना कुछ तो कर रही था। इवन माता जी का था कि 40 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी कर रही थी, वो चीजें आपको परेशान कर रही थी। अब मैं देख रहा हूँ टिप टॉप अन्नू कपूर है, बट कहते हैं ना कि वो अंदर तो रह जाता है वो पुराना वाला। क्या होती है गरीबी? क्योंकि अब केवल यादों में रह गई होगी, और गरीबी का क्या असर पड़ता है इंसान पर? गरीबी का क्या असर पड़ता है? अभाव का पता पड़ने लगता है, आपको मालूम होता है कि भूख क्या है। आज मैं या मेरे बच्चे शायद उस भूख का दर्द नहीं पहचान सके, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ। और एक जनरली हम अगर बात करें कि अभाव या दरिद्रता जो है वो आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। आपको पता लगता है कि जो चीज़ दूसरों को इतनी आसानी से मुहैया थी वो आपको मिली नहीं है, और अब एग्जिस्टेंस ने आपको दे दी है, तो आप उस खाने की कदर करें। आपके पास जो है, जो दिया गया है, मिल गया है आपको, जिसको भी आप अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान कहते हैं, तो उसके लिए शुक्राना अदा करना बहुत ज़रूरी है। वो शुक्राना ज़रूरी नहीं कि मंदिर में जाके आप भगवान की मूर्ति के सामने या मस्जिद में जाके या किसी भगवान से या गॉड से आप, एक प्रार्थनामय होना, अपने एग्जिस्टेंस के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति प्रार्थनामय होना भी बहुत बड़ा काम है। थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना, आभार व्यक्त करना। ऐसा नहीं किसी मूर्त के सामने जाके आपने आभार व्यक्त कर दिया, अपने निज से ही कि जो भी है उसने आज का मुझे खाना खिलाया, और ये भोजन जो मेरे पेट में गया ये मेरे शरीर को लग जाए, बदहाजमी नहीं हो, इसका आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब जैसे आपके बच्चे होंगे, उन्हें एहसास नहीं होगा, बट आपने अपनी माताजी को देखा होगा, पिताजी को देखा होगा नाट्य कंपनी के दौर पे, आप चाय की दुकान पे नौकरी करने गए। नौकरी नहीं, मैंने चाय चलाई है, मतलब एक अकेला ही देश चलाने वाले नहीं किया है, मैंने भी चाय बेची है, और बहुत ही मतलब ना इसमें शर्म की बात है और ना ही कोई गर्व की बात है। हमारा लाइफ था, जो लोग ऑटो चलाते हैं, जो चाय की दुकान पे काम करते हैं, या जो आप और मैं जो काम करते हैं, हम अपना मेहनत मजदूरी से जब तक काम कर रहे हैं तब तक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है भाई। मैं जब सफल लोगों की कहानियां देखता हूं सर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्रिकेट की दुनिया में MS धोनी से लेकर हर जगह पर, जो व्यक्ति गरीबी से उठकर बड़ा बना, अक्सर हमने देखा है कि जब उनके बाद उनकी 2-3-4 पीढ़ियां आगे आती हैं जी, जिनको सारे संसाधन मिल जाते हैं, वो उस तरह से लिव अप नहीं कर पाती है। बट वो व्यक्ति जो नीचे से आया था, उसकी भूख बरकरार रहती है। मैं 70 साल की उम्र में भी अन्नू कपूर को देख रहा हूं कि पैशन है, वो डांस भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। ये सवाल मैंने रवि किशन से ही पूछा था कि आप सब कर रहे हो, कहे बाबू बहुत दिन तक झेला है, चावल गर्म करके खाते थे, पिताजी बीमार हो गए थे, माताजी बीमार थी, जा नहीं पा सकते थे, क्योंकि पता था एक बीमार है लेकिन 30 आदमी और बैठा है, इससे खर्चा उठाना है। सही बोल रहा था। अब मिल रहा है तो चाहते हैं लूट ले। अभी भी 5 स्टार में जाते हैं, लॉन्ड्री में ऑर्डर नहीं कर पाते कि सफाई कर दो, क्योंकि बिल बड़ा लगता है। पैसा है लेकिन वो इतना गरीबी झेल लिए कि निकाल ऑर्डर नहीं हो पाता। पैसे की कदर मालूम हो गई। अगर वो ये कह रहा था तो इसका मतलब ये था कि हमें पैसे का मूल्य मालूम है। एक बड़ी पुरानी बात है कि फोर्ड का बेटा बहुत अनाप शनाप उसके खर्चे होने लगे, बिल आने लगा महीने का $10,000 का, $20,000 के आने लगे। तो जेराल्ड फोर्ड ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बिल्स बहुत आ रहे हैं, पर मंथ का बहुत खर्चा हो रहा है। कहने के या डैड इट विल हैपन। ही वाज स्टन्ड कि इट विल हैपन, व्हाट डू यू मीन इट विल हैपन? या my father is not a poor man. Your father was a poor man. My father is not a poor man. आप समझ रहे मेरी बात? मेरे पिता जो हैं, उस फोर्ड के बेटे ने कहा कि मेरे पिता गरीब नहीं है, आपके पिता गरीब होंगे तो आपको $20,000 ज़्यादा लग रहे हैं। मैं तो $2 मिलियन भी खर्च करूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्ड ने कहा कि तेरा भाग्य तेरे साथ है, क्या कर सकते हैं। बट संघर्ष सिखा देता है, गरीबी सिखा देती कुछ। हमें तो सिखाया, रवि किशन को सिखाया होगा, हर एक को सिखाया जो गरीबी से गुजरा है। देखो एक बात सुनो, अपनी गरीबी को ग्लोरीफाई भी नहीं करना है। अगर उसमें शर्म की भी बातें, जस्ट
I think 30, 40, 50 seconds in just now, I just uttered these words. Neither to feel ashamed of it, nor to bask in the glory of your poverty. कुछ नहीं है जिंदगी का था. मेरी गरीबी ही मेरी गरीबी के कारण मैं ऐसा नहीं हूँ ना. मेरे निज के अपने अध्ययन मनन चिंतन भी तो होगा, ऐसी बात नहीं है, जिनका बाय प्रोडक्ट मैं हूँ. तो गरीबी मेरे एग्जिस्टेंस का एक पार्ट थी, एक दौर थी जिससे मैं गुजरा हूँ. ना मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, ना मुझे इस बात का कोई गर्व है. बात खत्म हो गई. आपने कहीं पर ही कहा था सर कि मेरी कीमत तब ज्यादा होगी जब मैं चला जाऊंगा. हाँ, ये क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है कदम नहीं हुई, कोई बात नहीं. आपको लगता है जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको क्रेडिट या रिस्पेक्ट? वैसे तो कहने को अगर ये कहें कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जेल से निकलने वाला आदमी 26 जनवरी को जब छोड़ा जाता है तो हमने सर्वे में देखा, मैंने एक चीज़ शूट की थी, 98% लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई अपराध किया था. मेरे पास उनकी फुटेज है. 98% लोग मानने को तैयार नहीं है. जो 18, 19 साल के बाद निकले हैं जेल से, वो मानने को तैयार ही नहीं है. उसी तरह से हम मनुष्य हैं, हम मानने को कैसे तैयार हो जाएं कि हमें जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला. तो मैं भी शायद उन्हीं मानसिक रोगियों में से एक हो सकता हूँ जो सोचता है कि मुझे, मैं जो डिज़र्व करता था मुझे नहीं मिला. तो क्या शिकायत है आपको? क्या लगता है क्या? क्योंकि आपने हर क्षेत्र में तो अच्छा किया है, अभी भी आप रेलेवेंट हैं, और रेलेवेंट नहीं आप कमाल कर रहे हैं. मैंने अभी प्री में भी कहा कि जब मैंने जॉली LLB 2 देखी तो अक्षय कुमार मेरे पसंदीदा हीरो में से, लेकिन आप उन पर भारी पड़ रहे थे. मैं शौकीन में देखा, मुझे लगा यार मेरा बुढ़ापा ऐसा हो तो मजा आ जाए. शौकीन. मैंने विकी डोनर देखा, मैंने कहा भाई गजब है, चड्ढा साहब तो एकदम फाड़ के रखी है. तो आपकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट भी अभी लंबी चौड़ी दिख रही है मुझे. कहाँ शिकायतें? आपने टीवी में राज किया, डिजिटल में अभी आप छाए हुए हो, टीवी शोज कर रहे हो, अंताक्षरी आपने कर दी, 80 के दशक से लेकर आज 25 में बैठे हैं. आदमी लालची होता है, उसको बहुत कुछ चाहिए होता है, ये समझ. क्या चाहिए अनु कपूर को? बहुत चाहिए. क्या? प्रधानमंत्री बनना मुझे. वो अब आपने इसको मजाक में ले लिया, लेकिन असल में क्या है कि ना मुझ में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, ना मेरे अंदर उस तरह की प्रतिभा है, ना मेरा ऐसा भाग्य है, और ना ही मेरे अंदर कोई काबिलियत है कि मैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री बन पाऊँ. बस खत्म हो गई. कोशिश भी तो नहीं की आपने? हाँ जी, कोशिश भी तो नहीं की. नहीं, मैं योग्यता ही नहीं ना बॉस, आप समझे नहीं. मैं डिजर्व ही नहीं करता, मेरे अंदर गट्स ही नहीं है. क्या योग्यता होती मेरे अच्छा वो समझ, देखो नंबर कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास एक खास चित्त की आवश्यकता होती है, जहाँ पर आपको पॉलिटिकल जो मनूवरिंग है, पॉलिटिकल गेम्स जो है वो खेलने होते हैं. आज के समाज में आप जिसको आप कलयुग बोल रहे हैं, पुराने टाइम के ऊपर भी वैसे ही खेलने होते थे. पॉलिटिक्स, मैंने किसी जगह बोला भी था कि पॉली मतलब मैनी. पॉली जो टर्म है, पॉलीटेक्निक, पॉलीक्लिनिक मतलब मैनी. पॉली इज द लिटिल मीनिंग ऑफ पॉली इज मैनी, और टिक्स मतलब कीड़े जो होते हैं. मैनी कीड़े समझ रहे. तो वो अपने अंदर टैलेंट नहीं है, अपने अंदर वो टैलेंट नहीं है. किस तरह से मनूवरिंग करनी है, कैसे मैनिपुलेशन करना है, कैसे कहाँ पे किस आदमी को समझना है, किस आदमी से कैसे बात करनी है, कहाँ किस पे दावा ठोकना है, कहाँ किसी के ऊपर तीर चलाने हैं, कहाँ, वो सब मेरे अंदर नहीं है. मैं तो शायद अगर कभी इस तरह से बोलने का मौका मिले तो मैं तो धाड़ से बोल देता हूँ. नुकसान होता है इसका, ये जो आपकी बेबाकी बिंदासपना है कि कुछ भी कह दिया? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहता बॉस मैं. आप मुझे उस कैटेगरी में नहीं रख सकते. कुछ भी से मेरा कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब पॉलिटिकली हर बार करेक्ट जरूरी नहीं है, दिल में जो साफ था कह दिया. नहीं, मैंने पॉलिटिकली नॉन करेक्ट तो कभी कभी बोला भी नहीं है, क्योंकि बताऊं क्यों, मैं पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं. और आपके देश की पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं कि मैं पहचानता नहीं हूं. इस पॉलिटिक्स में आने के लिए आपके पास जितनी बड़ी फितनागिरी चाहिए, जितना इंटेलिजेंट एंड चतुर, चालाक, चौकस, चमत्कारी होना चाहिए, वो प्रतिभा हमारे अंदर नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं. इसलिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत ख्वाहिशें तो बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, और
जैसे हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द है वासना। तो वासना को हम उसके तार जोड़ते हैं स्त्री के प्रति वासना। अरे वासना स्त्री के प्रति ही एक वासना आपकी कुर्सी के प्रति आपकी जो वासना है, आपने हर व्यक्ति, हर पॉलिटिशियन जो वासना उसकी कुर्सी और सत्ता के लिए, उससे कभी मुक्त हो ही नहीं पाता है। वो वासना धन के लिए, आपने देखा नहीं है कि जिन लोगों को नामचीन होने का शौक है, यश कीर्ति कमाने का शौक, कुछ भी हो, लोग मुझे पहचाने, मैं जानूं कि क्या हूं, लोगों को जाना चाहिए। तो एक साहब मुझे ऐसे मिले जिनको बहुत शौक था। मैंने, सर आपका तो इतना नाम होगा कि आपके नाम के ऊपर तो मतलब फ्लू भी हो गया है। लोगों ने आपके नाम का स्वाइन फ्लू, वो समझ ही नहीं पाएंगे मैं क्या बोल गया। नहीं, ग्रीड और ये मन में अतृप्त इच्छा कि यार जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन उस चीज़ का, इसमें रोने धोने की क्या बात है? इसमें रोने धोने की क्या बात है? हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। इसमें रोने धोने की क्या बात है? हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। नपी तुली चंद सांसें माटी की मिली, यही क्या कम मिला? नपी तुली चंद सांसें माटी की मिली, यही क्या कम मिला? अब ये किस्मत की बात है, किसी को खुशी किसी को गम मिला। तुम तो हो इंसान, कह लेते हो दुख दर्द को, चांद कहाँ तक रोए जिसके आगे पीछे रात है। इसमें रोने धोने की क्या बात है? हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। लेकिन खूबसूरत शेर है। लेकिन एक शेर हमने भी सुना था कि इंसान की ख्वाहिश को इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद भी। तो जिंदा है तो ख्वाहिशें तो है। आपने कहा भी कि कुछ अधूरा है, वासना सबके अंदर होती है। आपकी वासनाएं क्या क्या है? नहीं, अब धीरे धीरे वो चुक रही, अब नहीं धीरे उम्र के साथ साथ रियलाइज हो रहा है कि ठीक है, अगर अब उसको वासना, अब जानना चाहता हूं कि जीवन में हम मनुष्यों के दुख के कारण क्या हैं। इससे पहले भी न जाने कितने संन्यस्त सिद्धस्थ लोगों ने इसको जानने की कोशिश की है। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी किया है, यहाँ बुद्ध के दर्शन में भी हुआ है, महावीर के दर्शन में भी हुआ है कि क्यों है यार, क्यों है एक अनजानी, अनसीन, अननोन एंटिटी के लिए इतना गड़बड़ झाला, जिसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा नहीं, उसके लिए इतनी मारम-मारी मची हुई है यार। मुझे उससे शिकायत नहीं, मुझे तो अपने वालों से, अपने वालों मनुष्य जाति के ऊपर दया आती है यार कि यार कहाँ हमें भेज दिया यार, क्यों भेज दिया यार, क्यों? वाई दिस नेचर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल। ये कोई भगवान ये सब फालतू की बातें, कुछ नहीं है। जिसको आप मदर नेचर, मदर किसी को तंग नहीं करेगी भाई, मदर नेचर नहीं, वो ये नेचर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें पैदा करता है, अच्छा पैदा कर लिया, उसके बाद इमोशंस दे दिए, इमोशंस में हम अपनी माता से जुड़ गए, हमारी माता के प्रति हमारा स्नेह हो गया, भाई बहनों के प्रति हो गया, पिता के प्रति स्नेह हो गया, फिर जीवन में एक लड़की आई, उसके प्रति बिल्कुल एक स्नेह का, प्यार का, प्रेम का एक नया रूप देखने को मिला। और उसके बाद माँ चली गई यार, जो जननी थी वो चली गई, पिता चले गए, बहन की शादी हुई, उसकी शादी टूट जाती है। सारे दुख के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, सिवाय दुख के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर जिन लोगों को मिला भी है और वो भरम में बैठे हुए हैं कि ये तो वो होटल है जहां से चेकआउट होना ही नहीं है, तो उनको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। जिन्होंने इस दुनिया को होटल समझा वही थोड़ा सा ठीक ठाक से गए। गुरु चेक इन किया है, 12 बजे से पहले चेकआउट करना पड़ेगा। बड़े बड़े आए यहाँ पे कि हम टिकेंगे, ये तो हमारी गद्दी है, ये दुनिया एक सराय है। क्यों अस्तित्व लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, जीवन लेके आया मौत लेके जा रही है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये क्या मचा रखा है यार, क्यों मचा रखा है? पूरी समस्त मनुष्य जाति को बर्बाद कर रखा हुआ है यार। क्या इसीलिए हम पैदा हुए हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए? क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये प्रकृति ने हमारे साथ जो खेला है, इसको
सोचने की बात है, बड़े बड़े लोगों ने सोचा है। अगर मुझ जैसे जो बहुत तुच्छ व्यक्ति है उसके मन में भी आ रहा है तो कौन सी बुरी बात है यार। अब सर 70 साल में जिस तरह से आपने जीवन का दर्शन मुझे दिखाया, उसमें मुझे निराशा नजर आ रही है, आक्रोश नजर आ रहा है। मैं 31 का हूं, मेरे सामने एक लंबी उम्र पड़ी है। मैं इस नजरिए से जीवन को देखूं या इसका दूसरा नजरिया? मैं अपने विचार तुम पे थोपना नहीं मैं चाहता। समझने की बात कर रहा हूं ना, मेरा नजरिया जो है वो 70 साल के बाद आया है। आज आप 7-8 जो रोटी खाते हो चुपड़ी हुई, वो आप पचा पाओगे एक, लेकिन एक भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, 70 के बदले 80 हो जाओगे और थोड़ा सा उस ट्रैक के ऊपर निकल गए जहां अस्तित्व में प्रश्न होने लगेगा तो मेरे वेलकम टू द गैंग हो जाएगा। अगर पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे मतलब कॉलेज की डिग्री वाले नहीं, लेकिन अगर सेंसिटिव हो, सोचते हो, अध्ययन किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, तो आ जाएगा। या तो इधर जाओगे या उधर जाओगे। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दोस्ती फिल्म का गाना 1964 का, कितने साल होने वाले हैं? हाँ, और क्या लिख के गया मजरू सुल्तानपुरी, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। कौन, किसने बोल दिया तुमको कि सुख है? तुम्हारी पूरी इच्छाएं, तुम्हारे पूरा अटेम्प्ट, आपने कभी सोचा है शांति की गुहार क्यों करने लगते हैं हर धर्म के अंदर? हम ओम शांति शांति, शांति नहीं है तभी तो शांति बोल रहे ना। शांति होती तो कभी बोलते नहीं। आपने हर धर्म की पढ़ाई की, मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि आपने हर धर्म को जाना समझा। जितना भी एक जान सकता था। फिर आप अपने आप को एथिस्ट कहते हो जी, कि आपने सबको पढ़ा, हिंदू धर्म में आप पैदा हुए, लेकिन आप एथिस्ट हो। एथिस्ट होना क्या होता है? रादर ये कहूँ एग्नोस्टिक हूँ, क्योंकि अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ। और जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, जब तक आप समभाव के साथ, जब तक आप तटस्थ भाव के साथ नहीं पढ़ोगे, आप सत्य जान नहीं पाओगे। अगर मैं तुम्हारा ही हुआ तो तुम्हारे वो पॉइंट्स नहीं जान पाऊंगा जिनके अंदर कुछ और डायमेंशंस दिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि नेगेटिव डायमेंशंस दिखें, ऐसा नहीं है। इसलिए तटस्थ होना, रैशनल पर्सपेक्टिव के साथ किसी चीज की स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। तो सब धर्मों को पढ़कर जितना भी पढ़ा, क्या समझा आपने कि जो आपने कहा कि मैं किसी धर्म का नहीं हुआ? सच जानना चाहते हो? हाँ। अंग्रेजी में एक इडियम है, मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड गॉड इज द बेस्ट इमेजिनेशन ऑफ मैन। ये सब मनुष्य के बनाए हुए धर्म हैं। उसकी सुविधा के लिए धर्म के अपने कुछ थोड़े बहुत भी फायदे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट दिया होगा, कुछ बेसिकली दिया होगा, सब मनुष्य निर्मित हैं। इसीलिए हर धर्म कहीं ना कहीं जाके अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि बड़ा वो वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान जो है सत्य को जानने की, परखने की कला का नाम है। तो आप ये कह रहे हैं कि जितनी आस्थाएं, जितना विश्वास किसी भी धर्म के अलग अलग लोग करते हैं, ये कभी किसी ने एक कल्पना का आकार दिया और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां उसी कल्पना के आधार पर फॉलो करती गई, क्योंकि हम डरे हुए युग युगांतर से, क्योंकि हम डरे हुए लोग थे, हमें एक विश्वास चाहिए। बिल्कुल सही टर्म इस्तेमाल किया। या तो डर बना के रखा गया, या लालच और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लालच है स्वर्ग का और डर है नरक का, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भय, जिससे तुम भय करते हो उससे तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? फिर मुझे अमिताभ बच्चन की उस सीढ़ियों वाला डायलॉग याद आता है, वो जो तुम्हारी सीढ़ियों पर कभी नहीं आया। हाँ, वो 786 का बिल्ला लगा के बैठा रहता है वो उस चक्कर में मत जाओ यार ये तो फिल्मी लोग हैं, फिल्मी इन लोगों का वहाँ कोई चिंतन नहीं है। जब डर आया, जैसे अपने पर इंसान कई बार नास्तिक हो जाता है। मैंने बहुत सारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को देखा, राजकुमार हिरानी ने कई फिल्में बनाई, लेकिन जब उनके पिताजी की जब देहांत हुआ तो वो भी कौओं को खिला रहे थे, जो हमारी मान्यताएं थी, आस्थाएं थी। तो इंसान अपने पे तो एक्सपेरिमेंट कर लेता, लेकिन अपनों पे फिर जाकर वहीं चलाता जिस पर वो सवाल खड़े कर रहा था। क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में जानता नहीं हूँ कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसलिए मैं उन पे कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि राजकुमार हिरानी ने ऐसा क्यों किया या अलग लोगों ने किस तरह से क्या किया। कभी कभी हो सकता है कि घर वालों का प्रेशर आ जाता है एक, और दूसरा, अगर सचमुच आप नहीं मानते हैं, सचमुच आपके अंदर न आस्तिक होने की प्रक्रिया जागृत हो गई है, तो क्या फर्क पड़ता है आपको? तो जैसे आप हैं, आप अपने बारे में सोच भी रहे हैं,
कभी आफ्टर लाइफ सोचा आपने कि आफ्टर लाइफ में आपकी जो एंड प्रक्रिया है वो कैसे करोगे, क्योंकि आप नास्तिक कह रहे हो खुद को। आफ्टर लाइफ मतलब पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं? इस जन्म का जब अंत होगा, कभी सोचा आपने? हाँ, अंत होगा तो होगा, जैसे सबका होता है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट उसके बाद क्या होता है। अंत जो हो वो इतना ज़रूर सोचा है कि किसी पर बोझ बन के नहीं जाऊं। और तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ अ स्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डिग्निटाज। नहीं, अंत में मेरा जो सवाल था वो था कि जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे मैं हिंदू धर्म में हूँ, हमारे यहाँ किसी का अंत होता है तो एक पूरी प्रक्रिया होती है कि गंगा जल डालते हैं, तेरवी करते हैं, धर्म के हिसाब से हम मानते हैं कि इस तरह से इनको अब इस लोक से हम उस लोक की तरफ भेज रहे हैं। आप क्योंकि पूरे जीवन नास्तिक रहे, कभी ये ख्याल आता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं तो चला जाऊंगा। जिसको जो करना करे, जिसको जो करना करे, तुमको जलाना हो, गाड़ना हो, बहाना हो। बहुत पहले एक अमित खन्ना के साथ एक फिल्म कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार ये है, यहाँ पर 2 गानों की ज़रूरत है। तो मुझे एक कंपोजिशन याद आ गई, हो काया चलत प्राण काहे रोई। इट्स कन्वर्सेशन, इट्स अ डायलॉग बिटवीन काया एंड आत्मा। देखिए कितना अपने पुराने, मतलब पारंपरिक जैसे कहते हैं अपने पुराने, हो काया चलत प्राण काहे रोई। तो प्राण जो आत्मा है वो पूछ रही है काया से कि तुम रो क्यों रही हो, और जवाब मिलता है कि तुम तो गवन अंत गवन कीना, तुम तो गइल अंत गवन कीना, हमरी का दस होई, हमरी कागत होई। तुम तो गइल, समझ रहे ना, आपको तो समझ, तुम तो गइल अंत गवन कीना, हमरी कागत हुई। इसलिए रो रही हूं। काया इसलिए रो रही थी कि तुम तो चले गए, अब हम जलाए जाएंगे, गाड़े जाएंगे, बहाए जाएंगे, कुत्ते नोच के खाएंगे, कौवे गिद्ध खाएंगे, हमको क्या पता है।